एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे आरव अपने डैड से मिलने के लिए कॉफी रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जिसे देखकर उसके डैड बोलते हैं, आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि कब तुम्हारा थोबड़ा देखने को मिलेगा। अब उसके डैड उससे ज्यादा बात करते तभी जिया वहां पर एक बहाना बनाकर आरव को बाहर ले जाती है और उसके बाद वो बताती है कि तुम्हारे डैड को सब पता लग गया है कि तुम शादी करने वाले हो और वो लड़की इसी कंपनी से यानी कि जीटीसी कंपनी से आने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो मैं हूँ। तो अब तुम बताओ, अब तुम क्या करोगे? जिस पर आरव बोलता है, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे डैड को इतना देर तक फंसा के रखा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम जाके डैड को सारी सच्चाई बता दे रहे हैं, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आरव जाकर अपने पापा से बात करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ खुलता उसके डैड उसे रोक देते हैं और वो जिया को देखते हुए कहते हैं, अरे मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आप जा सकती हैं। मेरा बेटा आ गया है तो हम उससे बात कर लेंगे, और मैंने जितना भी आपके साथ बकबक किया उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये सुन के आरव बोलता है, क्या आपने बकबक किया? जिया बोलती है, अरे नहीं, इन्होंने कुछ भी फालतू बात नहीं बोली, बल्कि ये तो अपने गांव के परंपरा बता रहे थे कि कैसे शादी होती है। और उसके बाद जिया तो उनके गांव के बारे में इतना ज़्यादा बताने लगती है जिस पर आरव के डैड भी हैरान हो जाते हैं। जिया प्रॉपर मैप खोल के बताने लगती है कि आपका गाँव बहुत अच्छा है। अब यही सब देखने के बाद आरव के डैड भी पुराने ख्यालातों में डूब जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि कैसे उनके गांव में ट्रेन चलती थी इंजन वाली और खेतों में धान की फसलें इतनी ज्यादा होती थी जिसे देखकर एकदम दिल को सुकून मिलता था। मैं अपने सारे बाल बच्चों को लेकर खेतों में ही रहता था, जो ठंडी ठंडी हवाएं खाकर बहुत ही खुश रहते थे। अगर हम आरव की बात करें तो ये तो बहुत ही शरारती था बचपन में, ये बचपन में सिर्फ मेढक ही पकड़ता था। ये सुन के जिया काफी हैरान होती है और वो सोचती है कि क्या ये बचपन में बस मेढक पकड़ता था, मतलब कि आरव बचपन में शरारती था तो। लेकिन तभी आरव के डैड आरव से डायरेक्ट पूछते हैं, बेटा तुम शादी कर रहे हो क्या? मैंने अभी सुना और मुझे ये भी पता चला है कि वो लड़की भी जेटीसी कंपनी में ही काम करती है, शायद उसका नाम जूही की कुछ जे से ही करके है। अब इतना सुनते ही आरव अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, डैड बस कीजिए, आप ये सब कहां से सुन रहे हैं? जिया के भी चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उसके डैड को सब कुछ पता चल गया है। तभी आरव अपने डैड को घर भेज देता है और वो बोलता है कि आप घर जाइए, हम थोड़े दिन में गांव आएंगे और इस टॉपिक पे खुल के बात करेंगे। जिया आरव से पूछती है, अरे तुम अपने पापा को गांव क्यों भेज दिए? यही मौका था, तुम अपने पापा को सारा सच बता देते। जिस पर आरव बोलता है, सच बताने के लिए जगह भी मैटर करता है, यहाँ पे मैं उनको समझा नहीं पाता, मैं जब गांव जाऊंगा तो उनको अच्छे से समझाऊंगा। अब ये सुनने के बाद जिया मन ही मन सोचती है कि वैसे बात तो सही है, लेकिन मैं क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में घुस रही हूँ, मुझे इतना घुसने का कोई हक नहीं है। अब अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे चारू मैम आरव को अपने पर्सनल केबिन में बुलाई थी और वो उसको पर्सनली किसी के लिए हायर कर रही थी, मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट बनाने वाली थी। ये जान के आरव पूछता है, मैम आप किसके लिए मुझे पर्सनल असिस्टेंट बना रही हैं? तो वो उसे बताती हैं कि शायद तुम्हें पता ना हो, अभी जर्मनी से एक बहुत ही प्यारी प्रिंसेस आ रही हैं जो पूरे जापान को एक्सप्लोर करने वाली हैं और उन्होंने इस काम के लिए मेरी कंपनी को यानी कि जेटीसी ट्रैवल को चुना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कंपनी के तरफ से सबसे हॉनेस्ट एम्प्लॉय यानी कि क्लाइंट को उन्हें दूं। अब देखो, मैं तुम्हारे जगह पे कबीर और विवान को भी भेज सकता था, लेकिन उनके चेहरे पे थोड़ा सा ठरकपन दिखता है, लेकिन तुम इन मामले में सबसे बेस्ट हो और तुम्हारी तो ऊपर से शादी हो रही है, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा भी है। आरव बोलता है, मैम आप इसकी जगह पे किसी लड़की को भी तो भेज सकती हैं। तो वो बोलती हैं कि वो ऐसी हैं कि उन्हें बस मर्दों में ही इंटरेस्ट है, वो 10 मर्दों के बीच में अकेले रहती हैं। तो तुम कल 12 बजे ठीक उनका वेट करना। और ये कहकर चारू मैम वहाँ से चली जाती हैं। इधर कंपनी में जब सबको ये बातें पता चलती है तो वो बहुत हैरान होते हैं। मिष्टी बोलती है कि क्या आरव प्रिंसेस का पर्सनल असिस्टेंट बनेगा? लेकिन वो तो बड़ा शर्मीला है, वो कैसे हैंडल करेगा इन सब चीजों को? बगल में बैठी जिया बहुत ध्यान से सारी बातों को सुन रही थी। खैर, इधर अब हम लोग अपने आरव को देखते हैं जो प्रिंसेस का पोर्टफोलियो देख रहा था। वो देख रहा था कि प्रिंसेस कैसी हैं, नाम काम सब कुछ, और उन्हें घूमने में बहुत ही मजा आता है। मतलब कि अगर वो सुबह से शाम तक घूमते रहें
तो उनको मज़ा ही मज़ा है। आरव बोल रहा था कि खैर प्रिंसेस रोज़ मार्लो तो बहुत सुंदर है, इन्हें देख के ही ऐसा लग रहा है कि रोज़ मार्लो। लेकिन साथ में आरव इस बात को भी लेके टेंशन में था कि उसको पर्सनल असिस्टेंट के काम किए हुए बहुत दिन हो गया है, तो उसको सबसे पहले रोज़ मार्लो का पूरा इंटरेस्ट जानना होगा कि रोज़ मार्लो को क्या पसंद है, क्या खाना है। अब वो इन्हीं सब चीज़ों के काम में व्यस्त था, तभी पीछे से जिया आती है और वो सोचती है कि वो आरव की कुछ मदद कर देगी। लेकिन फिर वो पास जाके लौट जाती है और अपने सर को पीटते हुए कहती है कि मैं क्यों आरव में इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ, ये आरव का काम है, खुद करेगा। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ठीक 12 बजे आरव उसी मोड़ पे रोज़ मार्लो का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि रोज़ मार्लो सामने से आएंगी फुल सिक्योरिटी गार्ड के साथ, लेकिन यहाँ तो रोज़ मार्लो अकेले पीछे से आकर उंगली करते हुए बोलती हैं, हेलो, क्या तुम ही हो क्या जीटीसी कंपनी से जो क्लाइंट हायर हुए हो मेरे लिए? ये सुन के आरव बोलता है, अरे नमस्ते मैम, बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू? रोज़ मार्लो कहती हैं, अरे हेल्प यू क्या होता है, तुम मेरे लिए पर्सनल असिस्टेंट आए हो, चलो मेरे साथ। आरव देखता है कि रोज़ मार्लो तो बड़ा ही सुंदर हैं, इनको सच में रोज़ मार्लो। तभी आरव उनसे एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि वैसे मैम आप अकेले जा रही हैं, आपकी ड्राइवर गार्ड्स वो सब कहाँ हैं? तो ये सुन के रोज़ मार्लो कहती हैं, देखो मैं जर्मनी में प्रिंसेस थी, यहाँ मैं एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीने आई हूँ, तो यहाँ पे किसी की कोई जरूरत नहीं। और सुनो, तुम्हें भी मुझे यहाँ पे प्रिंसेस कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सी रोज़ मार्लो हूँ, तो मुझके साथ फ्रेंडली रहो और मुझे घुमाओ, बस मैं यही चाहती हूँ। और उसके बाद तो दोस्तों आरव वहाँ पे रोज़ मार्लो को पूरा टोक्यो ही घुमा देता है। वो उनको ऐसी ऐसी अतरंगी जगह ले जाता है जहाँ जाके रोज़ मार्लो का तो दिल ही खुश हो जाता है। इसी बीच में चारू मैम फोन करके बोलती हैं, अरे हेलो आरव, क्या कर रहे हो रोज़ मार्लो के साथ, कहाँ लेके भाग गए? यहाँ कंपनी वाले मेरे ऊपर हल्ला बोल दिए हैं कि प्रिंसेस मिल नहीं रही हैं। आरव फोन को काटते हुए कहता है, ये क्या फालतू बक रही है, अभी मजा आ रहा है, रहने दो, बड़ा इनको प्रिंसेस की चिंता हो रही है। इधर मिष्टी बोल रही है, रोज़ मार्लो ठीक तो होंगी, आरव भी ठीक होना चाहिए। तभी वहाँ पे विवान बोलता है, अरे तुम उनकी टेंशन क्या ले रही हो, वैसे भी रोज़ मार्लो को मर्दों में बड़ा इंटरेस्ट है, अब तक तो वो ओयो में एक होटल भी बुक कर चुके होंगे। तो ये सुन के कबीर बोलता है, अबे धीरे बोल साले, बगल में जिया बैठी है। तभी जिया मन ही मन सोचती है कि अब वो रूम बुक करे चाहे ओयो बुक करे, मेरा वो असल में बॉयफ्रेंड थोड़ी है, तो मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखते ही देखते शाम हो जाता है, जहाँ पे आरव रोज़ मार्लो को लेकर जापान के एक सबसे हाई स्कूल यानी कि टॉप एंड वाले बिल्डिंग में लेके जाता है। और उसके टॉप रूफ पे चढ़ने के बाद रोज़ मार्लो तो ऐसे खुश होती हैं जैसे मानो कि उनको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां मिल गई। तभी आरव पूछता है, मैम आपने बचपन में वो मूवी देखा है DDLJ यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? तो ये सुनते ही वहाँ पे रोज़ मार्लो सीधा बोलती हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आरव बड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इतना फेमस है कि बच्चों बच्चों को उसका डायलॉग याद है। और उसके बाद आरव उन्हें एक स्कूल ड्रेस देता है जिसे रोज़ मार्लो पहन के बड़ा खुश होती हैं। और उसके बाद मूवी के ऊपर बात करते करते रात हो जाती है। आरव कहता है कि रोज़ मार्लो अब आपको चलना होगा, क्योंकि मैम आप देख सकती हैं रात हो गया है, सब लोग घबराने लगेगा। तो ये सुन के रोज़ मार्लो कहती हैं, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम एक काम करो ना, हम तुम्हारे घर चलते हैं। ये सुनने के बाद तो आरव को झटका सा लग जाता है और वो बोलता है, अरे मैम आप मेरे घर जाके क्या करेंगे? तो वो बोलती है, प्लीज आरव ले चलो ना। इधर जिया को देखते हैं जो आरव के घर के सामने तक पहुंच गई थी और उसके हाथ में कुछ था जो आरव को देने आई थी। लेकिन फिर वो उसको ऐसा लगता है कि हम आरव को कहीं पीछा तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं उसे फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। ये कहकर वो वापस जाने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कम से कम उसके गेट पे रख देते हैं, अगर गेट पे रख देंगे तो वो आके देख लेगा। और वो जैसे ही ऊपर जाती है वो देखती है कि आरव के रूम का लाइट जल रहा है, तो वो बड़ा खुश होती है, उसे लगता है कि आरव घर में आ गया। और वो जैसे ही आरव के गेट के पास जाती है, अंदर से बहुत ही अजीबो गरीबो आवाज आने लगती है। अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी, आरव आराम से करो यार, ये क्या कर रहे हो? आरव तुम भी ना क्या मजाकिया आदमी हो, ऐसे नहीं। अब ये सुनने के बाद तो भाई साहब जिया का तो जिया ही कंट्रोल नहीं होता है और वो कहती है, बाप रे ये क्या हो रहा है। और उसके बाद वो कैसे कैसे हिम्मत जुटाते हुए खिड़की से अंदर झांक के देखती है
तो वो जो देखती है उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि रोज मार्लो आरव के साथ है उसके बाहों में, और वो भी स्कूल ड्रेस में। इतना देखते ही उसको अपने ऑफिस की बातें याद आ जाती है कि कैसे उसके सारे दोस्त बता रहे थे कि रोज मार्लो बहुत ही आर टाइप की लड़की है, वो शादीशुदा होने के बाद भी लड़कों के साथ अफेयर रखती है। और अब जिया को भी आरव के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। तभी रोज मार्लो कहती है, अरे खिड़की के पास कोई खड़ा है। तो ये सुन के आरव तुरंत खिड़की का गेट खोलता है, लेकिन वो देखता है कि कोई भी नहीं है। और तभी अंदर से बिल्ला आता है जो सीधा राजकुमारी के ऊपर कूदता है, और राजकुमारी आरव के बाहों में गिर जाती हैं। और तभी इसी सिचुएशन में पीछे से जिया भी गेट को खोल देती है, जहाँ पे जिया साफ साफ देख रही थी कि रोज मार्लो आरव के बाहों में है। ये देखने के बाद सीधा जिया अंदर जाती है। आरव पूछता है, अरे तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई? जिया पूछती है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मैं अचानक से आ गई तो? तुम अपना ये रंगललिया मना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी रोज मार्लो जिया के हाथ को पकड़ते हुए कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारा ही नाम जिया है क्या? आरव तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वैसे मैंने बहुत सारे मैसेजेस करवाए कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। आरव भी बोलता है कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए लेकिन तुम रिप्लाई क्यों नहीं दी। अब ये सब जानने के बाद जिया को समझ में आता है कि जिया कितना उल्टा सोच रही थी, और वो बहुत ही शर्मिंदगी से वहाँ पे सबसे माफी मांगती है। प्रिंसेस रोज मार्लो कहती हैं, वैसे तुम दोनों की जोड़ी काफी प्यारी है। एक तरीके से देखा जाए तो जिया तुम्हारी फियांसे हुई ना आरव? तो ये सुन के आरव बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। अब ये लोग भी इस बात को इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि रोज मार्लो को थोड़ी पता था कि ये लोग भी शादी का बस नाटक कर रहे हैं। अब बातों ही बातों में रोज मार्लो बहुत ही इमोशनल हो रही थी, और वो लगती है अपने बारे में सब कुछ बताने। वो बताती हैं कि वो खुद अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हैं क्योंकि वो खुद एक लेस्बियन हैं। वो एक लड़की से प्यार करती हैं, और यही कारण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों में रहती हैं ताकि उसे कंफर्टेबल हो जिससे वो प्यार करती हैं। अब ये जानने के बाद इन लोगों को तो बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है, और उसके बाद रोज मार्लो बहुत ही प्यार से बात करने के बाद वो वहाँ से अपने मर्सिडीज के मेबैक में बैठकर चली जाती हैं, जहाँ पे वो दोनों ग्रीटिंग करते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। रोज मार्लो जाते जाते बस एक ही बात कहती हैं कि तुम दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम जैसी जिंदगी सबको नसीब होनी चाहिए, एकदम सच्चा प्यार, नो दिखावा। लेकिन दोस्तों असल में तो हमें ही पता है कि ये लोग कितना दिखावा कर रहे हैं। खैर रोज मार्लो के जाने के बाद जिया आरव से माफी मांगती है क्योंकि आज उसने जो भी किया था वो उसको लेकर बहुत शर्मिंदा थी। आरव कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो, वैसे तुम क्यों आई थी, क्या कोई काम था क्या हमसे? तो ये सुनने के बाद जिया उसको एक छोटा सा पेपर का पैकेज देती है। आरव जब उस पेपर के पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर से एक पत्थर का मेढक निकलता है, जिसे देखकर आरव बहुत ही खुश होता है। जिया बोलती है, तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम्हें बचपन में मेढक पकड़ना बहुत पसंद था, तो इसलिए मेरे पास ये पत्थर का बना हुआ मेढक था जो मुझे लगा कि मैं तुम्हें दूंगी तो बहुत खुश होगे। और उसके बाद ये कहकर जिया वहाँ से भाग जाती है। तो आरव भी कहता है, ये लड़की तो बड़ा क्यूट क्यूट हरकत करती है, मतलब मुझे मेढक पसंद है तो इसने मेढक का पत्थर ही दे दिया, क्या बात है।